Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. गाइस आज के सेशन में हम कुछ सिग्निफिकेंट टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो सारे टर्म्स हैं जो पिछले क्लास में जहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन से एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, किन चीज़ों का ना होना ज़रूरी है। पिछले क्लास में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पर ये सारे टर्म्स आए थे लाइक कोहर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। आज के सेशन में इन्हीं सारे टर्म्स के मीनिंग, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेस टॉपिक। Some significant terms of contract. Have a look at these terms. Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake are legal concept. सबसे पहली चीज़ ये गाइस कि ये जितने भी सारे टर्म्स आए, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake, ये सारे के सारे टर्म्स ये लीगल कॉन्सेप्ट कहलाते हैं that are often used in the context of contract. और ये सारे के सारे टर्म कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए इन सारे टर्म्स के मीनिंग और उसके डेफिनेशन को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। सो फर्स्ट वन इज coercion. What is coercion? Have a look at the definition of coercion given below. Coercion is the use of force or threat to compel someone to act in a certain way. तो गाइस coercion का सबसे सिंपल मीनिंग ये है कि coercion कहते हैं यूज़ ऑफ फोर्स को, यानी फोर्स को यूज़ करना। ये क्या है? coercion है। या ये कि किसी भी इंसान को किसी चीज़ को करने के लिए, मजबूर करने के लिए डराना धमकाना। तो coercion क्या हुआ? जहाँ पर फोर्स को यूज़ किया जाए, या ये कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम को करने के लिए, मजबूर करने के लिए डराना धमकाना। अगर हम लीगल टर्म में बात करें कि coercion क्या होता है, coercion refers to the act of using physical force, intimidation or threats to force someone to do something against their will. लीगल टर्म्स में coercion ये रेफर होता है उस एक्ट को जहाँ पर फिजिकल फोर्स को यूज़ किया जाता है, जहाँ पर लोगों को डराया धमकाया जाता है किसी चीज़ को करने के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ, यानी कि जहाँ पर किसी इंसान को उसके विल के अगेंस्ट किसी चीज़ के करने पर मजबूर करने के लिए डराना धमकाना कि अगर तू ये नहीं करेगा मैं तुझे मार दूंगा। तो ये क्या होता है? coercion. And the next, the Indian Contract Act 1872 defines coercion under Section 15 as the committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain. तो गाइस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में coercion को सेक्शन 15 के अंडर इस तौर पर डिफाइन किया है कि किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी ऐसी चीज़ को करना या किसी भी चीज़ को करने के लिए किसी को डराना धमकाना, और वो चीज़ जिस चीज़ के लिए डराया और धमकाया जा रहा है वो चीज़ इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी के द्वारा क्या है? फॉरबिडन है। यानी आईपीसी में उस कार्य को, उस एक्ट को करने से मना किया गया है। या ये कि किसी भी पर्सन को अनलॉफुल, गैर कानूनी तरीके से डिटेन कर लेना या डिटेन करने के लिए डराना धमकाना, ये जितने भी एक्ट आ रहे हैं और इन सब के पीछे मंशा या इंटेंशन ये हो कि किसी भी इंसान को एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए ये सारे कार्य या काम या एक्शन किए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट, उसके विल के अगेंस्ट। तो अब इस coercion को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि इस टर्म्स को समझना ईजी हो जाए। So have a look at this example. If a person threatens to harm someone's family member if they do not sign a contract, this would be considered coercion. एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी फैमिली के मेंबर को हार्म पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने के लिए डराता या धमकाता है कि अगर वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करता है तो उसे मार दिया जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? coercion कहते हैं। या इसको ऐसे समझ लें कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सर पर गन रखकर कहे कि तू कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर, अगर नहीं करेगा तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। तो अब वो क्या है? जिसके सर पर गन को रखा गया है वो डेफिनेटली क्या है? उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा अपनी जान को बचाने के लिए। तो इसी को हम कहते हैं coercion. And the second term of law of contract is undue influence. So have a look at the definition. What is undue influence? Undue influence refers to a situation where one party uses their power or influence to take advantage of the other party's weakness or vulnerability. Undue influence ऐसे सिचुएशन को रेफर करता है कि जहाँ पर एक पार्टी अपने पावर, अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करके अदर पार्टी के कमज़ोरी और वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाए। या ये कि लीगल टर्म में अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं कि जहाँ पर एक पार्टी ऐसे पोजीशन में हो या अथॉरिटी हो उसके पास दूसरे पार्टी पर कि वो उस अथॉरिटी और पावर को यूज़ करके दूसरे पार्टी के डिसीजन को क्या करे? इन्फ्लुएंस करे या इंटरफेयर करे। अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अनड्यू इन्फ्लुएंस को देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अनड्यू इन्फ्लुएंस को सेक्शन 16 के अंडर इस तौर पर डिफाइन करता है कि जहाँ पर रिलेशनशिप पार्टीज़ के बीच इस तौर पर हो कि एक पार्टी ऐसे पोजीशन में हो कि वो अदर पार्टी के विल, उसकी मर्जी, उसकी चाहत को डोमिनेट करता हो, या ये कि वो अपने पोजीशन, अपने अथॉरिटी को यूज़ करता हो अदर पार्टी के पर अनफेयर एडवांटेज को हासिल करने के लिए। या सिंपली ये कह सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस कि दो पार्टी है, वन पार्टी एंड सेकंड पार्टी। वन पार्टी के पास पावर है, अथॉरिटी है, या वो इस पोजीशन पर हो कि वो अपने पोजीशन को यूज़ करके दूसरे पार्टी के डिसीजन में इन्फ्लुएंस या उस पर इम्पैक्ट करता हो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया, इफ अ डॉक्टर कन्विंसेस अ पेशेंट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल दे आर स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनेस्थेसिया, दिस वुड बी कंसिडर्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस।
कि एग्जाम्पल है कि अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट को कन्विंस करता है एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, और सिचुएशन ये है कि वो पेशेंट अभी एनेस्थेसिया के इन्फ्लुएंस के अंडर है, तो डेफिनेटली वो पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा। क्यों? यहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट के बीच जो पोजीशन है वो ज़मीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर के पास जो पोजीशन और पावर है वो पेशेंट के पास नहीं है। तो डॉक्टर अपने डोमिनियन पावर को यूज़ करके पेशेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाए, और पेशेंट डेफिनेटली उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा। इसलिए अगर नहीं करता है पेशेंट को अपने तय क्या है, डर है, खौफ है, तो इस वजह से इस सिचुएशन को हम कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। या सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हैं कि बॉस और सर्वेंट। बॉस जो है वो सर्वेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए कहता है। अब सर्वेंट क्या डेफिनेटली उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा, इसलिए कि अगर वो नहीं करता है तो उसे इस बात का डर है कि वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करता है तो उसका बॉस उसे नौकरी से, काम से क्या कर देगा, हटा देगा। तो इसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि दो पार्टी जिसमें से एक पार्टी ऐसे पोजीशन में हो कि वो दूसरे पार्टी के डिसीजन में इन्फ्लुएंस या इंटरफेयर कर सकता हो अपने पावर और अथॉरिटी को यूज करके। एंड द नेक्स्ट टर्म इज फ्रॉड। व्हाट इज फ्रॉड? सो हैव अ लुक एट द डेफिनेशन। Fraud refers to an intentional act of deception or misrepresentation by one party to another party. तो गाइस फ्रॉड ये भी एक टर्म है, और ये भी टर्म लीगल कॉन्सेप्ट कहलाता है जो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो फ्रॉड कहते हैं एक पार्टी के द्वारा इंटेंशनली एक्ट ऑफ डिसेप्शन को करना, या ये कि वन पार्टी के द्वारा मिसरिप्रेजेंटेशन करना सेकेंड पार्टी से। एंड द नेक्स्ट, in legal terms, fraud occurs when one party deliberately makes false statement or conceals important information in order to induce the other party to enter into a contract. तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फ्रॉड क्या होता है। लीगल टर्म में फ्रॉड उस वक्त होता है जब एक पार्टी जानबूझकर डेलिबरेटली गलत बयानी करे, फॉल्स स्टेटमेंट को दे, या ये कि एक पार्टी डेलिबरेटली जानते हुए इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को छुपाए ताकि वो दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए इंड्यूस कर सके, उभार सके। तो फ्रॉड क्या हुआ? फ्रॉड ये हुआ कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए फॉल्स स्टेटमेंट से काम ले, इसे कहते हैं फ्रॉड। जहाँ तक बात है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में फ्रॉड को सेक्शन 17 के अंडर इस तौर पर डिफाइन किया गया है कि द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। फ्रॉड कहते हैं वो सजेशन, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा सजेशन देना एज अ फैक्ट, बावजूद है कि वो व्यक्ति खुद जानता है कि जो वो सजेशन दे रहा है अदर पार्टी से वो सजेशन ट्रू नहीं है। मतलब ये हुआ फ्रॉड कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई चीज़ को बतला रहा है या किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है या कोई मशवरा या सजेशन दे रहा है एज अ फैक्ट, यानी कि उसे सही बताकर, हालांकि वो चीज़ इन फैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या है, ट्रू नहीं है। और इसी के साथ साथ जो व्यक्ति किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है वो उसे खुद यकीन नहीं है कि जिस चीज़ को वो बतला रहा है अदर पार्टी से या अदर व्यक्ति से वो ट्रू नहीं है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं ताकि फ्रॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सो हैव अ लुक एट द एग्जांपल ऑफ फ्रॉड। इफ अ कार सेलमैन सेल्स अ कार टू अ कस्टमर एंड लाइज अबाउट द कार्स माइलेज और कंडीशन, दिस वुड बी कंसीडर्ड फ्रॉड। तो एग्जांपल ये है कि अगर एक कार सेलमैन एक कार को सेल करता है एक कस्टमर से, और वो सेलमैन कार के माइलेज और कंडीशन के ताल्लुक से झूठ बयानी करता है। वो ये कह रहा है कस्टमर से कि इस कार का माइलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंडीशन है, यानी कि झूठ बयानी कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं क्या, फ्रॉड। और ये फ्रॉड क्यों होगा? इसलिए कि जो कार सेलमैन अपनी कार को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है कस्टमर से, तो उस सेलमैन को भी पता है कि उस कार की कंडीशन या उस कार का माइलेज ठीक नहीं है। इसके बावजूद वो कस्टमर से ये कह रहा है कि मेरे कार का माइलेज और कंडीशन बहुत ही अच्छा है, हालांकि वो खुद बिलीव नहीं करता है कि कार का माइलेज या कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फ्रॉड। एंड द नेक्स्ट टर्म इज मिसरिप्रेजेंटेशन। सो हैव अ लुक। Misrepresentation refers to an unintentional act of deception or false statement made by one party to another party. Misrepresentation कहते हैं कि misrepresentation वो उस act of deception को रेफर करता है जो act of deception unintentional किए गए हों, या कोई भी false statement जो unintentional किए गए हों एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी से। यानी जब एक पार्टी दूसरे पार्टी से unintentionally false statement करे या act of deception करे, इसी को हम कहते हैं misrepresentation. In legal terms, misrepresentation occurs when one party makes a statement that is false or misleading, and the other party relies on that statement when making a decision to enter into a contract. Legal term में misrepresentation उस वक्त होता है जब एक पार्टी ऐसे स्टेटमेंट को दे जो स्टेटमेंट क्या हो, फॉल्स हो, गलत हो, या वह स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो, और दूसरा पार्टी उस स्टेटमेंट पर रिलाई भी कर ले एक कॉन्ट्रैक्ट में आने के समय। यानी एक व्यक्ति है जो स्टेटमेंट देता है अनइंटेंशनली, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है, या वो स्टेटमेंट मिसलीडिंग करने वाला हो, और दूसरा व्यक्ति जिससे ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो व्यक्ति उस पर क्या रिलाई भी कर ले कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, तो इसे हम कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन।
जहाँ तक बात है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो इसको यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ने मिसरिप्रेजेंटेशन को सेक्शन 18 के अंदर इस तौर पर डिफाइन किया है कि मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं पॉजिटिव असर्शन को। मतलब कि पॉजिटिव असर्शन का मतलब ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ स्टेटमेंट को कह रहा है और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, गलत है, मगर यहाँ पर जो व्यक्ति फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है वो अनइंटेंशनली दे रहा है, ना कि इंटेंशनली, यानी गैर इरादतन, यानी कि गैर इरादतन अनइंटेंशनली वो स्टेटमेंट को दे रहा है। और दूसरा व्यक्ति उस फॉल्स स्टेटमेंट पर क्या कर लेता है, रिलाई कर लेता है, बाद में जाके पता चलता है कि वो स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स था, तो इसे हम कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। मगर यहाँ पर जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है वो अनइंटेंशनली दे रहा है, जानबूझकर नहीं कर रहा है, बल्कि अनजाने में जो है वो ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि फॉल्स है, और दूसरा व्यक्ति उस पर क्या कर लिया, रिलाई कर लिया, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव असर्शन या मिसरिप्रेजेंटेशन। और गाइस इसी के साथ साथ जो बंदा फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है वो खुद उस स्टेटमेंट के सही होने पर बिलीव भी करता है, यानी कि जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है उसका बिलीव है कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है सेकंड पर्सन से वो स्टेटमेंट क्या ट्रू है, और इसका ये स्टेटमेंट देना अनइंटेंशनली है, इंटेंशनली नहीं। इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये क्लियर हो सके। हैव अ लुक, इफ अ सेलर advertises a product as a being made of a certain material but it turns out to be made of a different material, this would be considered misrepresentation। ये एक सेलर है जो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है कि ये प्रोडक्ट एक सर्टेन मटेरियल का बना हुआ है, एडवर्टाइज कर दिया कि ये एक प्रोडक्ट है या एक मोबाइल है, ये सर्टेन मटेरियल का बना हुआ है, मगर बाद में ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो मटेरियल है वो क्या है, डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, तो इसे हम कहेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन। क्यों कहेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन, इसलिए कि जो सेलर है जो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है उसका बिलीव है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सर्टेन मटेरियल ही का बना हुआ है, और जो कस्टमर है वो उसके बाद पर क्या उस प्रोडक्ट को क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है, फिर बाद में पता चलता है कि वो प्रोडक्ट किसी और मटेरियल का बना हुआ है। मगर यहाँ पर जो सेलर है जो स्टेटमेंट या जो एडवर्टीजमेंट किया है अपने प्रोडक्ट का वो इंटेंशनली नहीं किया है बल्कि अनइंटेंशनली किया है, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन कहेंगे कि यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो गाइस अब आप बोलोगे कि मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड दोनों तो एक ही चीज़ है, नहीं गाइस, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए कि मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आर टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट विद डिफरेंट लीगल इम्प्लीकेशन। इसलिए कि फ्रॉड में क्या है, फ्रॉड को पहली चीज़ ये कि फ्रॉड दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि फ्रॉड ये सेक्शन 17 में क्या है डिफाइन किया गया है, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन को सेक्शन 18 में क्या है डिफाइन किया गया, पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस ये है कि फ्रॉड में जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या होता है, ट्रू नहीं होता है, यानी कि जब एक व्यक्ति के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो क्या है, ट्रू नहीं होता है, यानी कि गलत स्टेटमेंट होता है। और इसी के साथ साथ जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है उसका बिलीव भी नहीं होता है उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ट्रू होने का। और जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है वो क्या फॉल्स है, मगर मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है वो क्या है, वो व्यक्ति उस स्टेटमेंट के ट्रू होने का यकीन भी करता है, उसका बिलीव भी होता है, उसका ये बिलीव होता है कि जो स्टेटमेंट दे रहा है वो क्या है, ट्रू है। और जबकि फ्रॉड में क्या होता है, वो डेलिबरेटली यानी जानबूझकर ही क्या है, वो पहले ही से गलत बयानी यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, उसका बिलीव भी नहीं होता है कि जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो ट्रू हो। सेकेंड डिफरेंस। और तीसरा डिफरेंस ये है फ्रॉड और इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन में, कि फ्रॉड में ये होता है कि जो पार्टी स्टेटमेंट देता है वो इंटेंशनली क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट देता है, या ये कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, छुपाता है, कंसील करता है। और जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो व्यक्ति स्टेटमेंट देता है वो इंटेंशनली नहीं बल्कि अनइंटेंशनली अनडेलिबरेटली क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट देता है, जबकि फ्रॉड में इंटेंशनली स्टेटमेंट देता है। तो गाइस फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच कई सारे डिफरेंसेस हो गए। फर्स्ट ये पहला डिफरेंस सेक्शन का है कि फ्रॉड सेक्शन 17 में डिफाइन है, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में क्या है, डिफाइन है, पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो फ्रॉड होता है, फ्रॉड में जो पार्टी स्टेटमेंट देता है वो इनोसेंटली यानी कि अनइनोसेंटली यानी कि डेलिबरेटली क्या है, गलत स्टेटमेंट यानी फॉल्स स्टेटमेंट दिया करता है फ्रॉड में। और जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो व्यक्ति स्टेटमेंट देता है यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट वो अनइंटेंशनली देता है, इनोसेंटली देता है, सेकेंड डिफरेंस। और तीसरा डिफरेंस ये है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में, जो व्यक्ति स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है फ्रॉड में वो क्या है, उसका बिलीव भी होता है कि जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो क्या है, ट्रू है। सॉरी ये डिफरेंस जो है ये मिसरिप्रेजेंटेशन में, यानी कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है उस व्यक्ति को का ये बिलीव भी है कि जो स्टेटमेंट दे रहा है वो ट्रू है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन में। और जबकि फ्रॉड में क्या है कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है फॉल्स स्टेटमेंट, उसका बिलीव भी नहीं होता है कि जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो ट्रू है, ये तीसरा डिफरेंस हुआ। तो गाइस समरी में हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रॉड है, फ्रॉड ये इंटेंशनल एक्ट ऑफ डिसेप्शन को इन्वॉल्व होता है,
और जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन ये एक फॉल्स स्टेटमेंट को इन्वॉल्व होता है इनोसेंटली। मगर इसके बावजूद फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों में क्या होता है, जो अदर पार्टी होता है, अदर पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए ये काम किए जाते हैं। फ्रॉड में क्या होता है, इंटेंशनली एक्ट ऑफ डिसेप्शन, और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, फॉल्स स्टेटमेंट होता है अनइंटेंशनली। और इसके अलावा दोनों यानी कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में जो डिसीव्ड पर्सन है, ऑप्रेस्ड पर्सन है, जिसके साथ धोखाधड़ी किया गया है, उसके पास राइट है कि वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, एब्रोगेट कर दे, रिसेंड कर दे। यानी कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड और एब्रोगेट करने का राइट होता है डिसीव्ड पर्सन को, फ्रॉड में भी और मिसरिप्रेजेंटेशन में भी। मगर एक डिफरेंस है कि फ्रॉड में डिसीव्ड पर्सन के पास एक तो ये हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को क्या कर दे, खत्म कर दे, और इसी के साथ साथ फ्रॉड में डिसीव्ड पर्सन के पास राइट है कि वो डैमेज का क्लेम भी कर सकता है। जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में सिर्फ उसके पास राइट है कि वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, एब्रोगेट कर दे, रिपील कर दे, खत्म कर दे। मगर यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन में डिसीव्ड पर्सन को उस वक्त तक क्या डैमेज क्लेम नहीं कर सकता है जब तक ये साबित ना हो जाए कि मिसरिप्रेजेंटेशन जो हुआ है वो फ्रॉडुलेंटली हुआ हो। यानी जब ये साबित हो जाए कि मिसरिप्रेजेंटेशन ये क्या है, फ्रॉडुलेंटली हुआ हो, तब जाकर क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन में भी क्या है, डिसीव्ड पर्सन को क्लेम एंड डैमेजेस के क्लेम करने का अधिकार होगा। तो गाइस हमने जो है दोनों चीज़ को देख लिया, फ्रॉड क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फिर उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, एंड द नेक्स्ट टर्म इज मिस्टेक। सो हैव अ लुक। मिस्टेक रेफर्स टू अ मिसअंडरस्टैंडिंग और एरर मेड बाय वन और बोथ पार्टीज व्हेन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक कहते हैं गाइस मिसअंडरस्टैंडिंग को, किसी ने कोई बात कही और उसका गलत मतलब समझ लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग। और एरर मेड बाय वन बोथ पार्टी, या गलती करना एक पार्टी या दोनों पार्टी के द्वारा किसी गलती का हो जाना एक कॉन्ट्रैक्ट में आने के समय। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय दोनों पार्टी या एक पार्टी का गलती करना या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, इसी को हम कहते हैं मिस्टेक। इन लीगल टर्म्स मिस्टेक अकर्स व्हेन वन और बोथ पार्टीज मेक अ मिस्टेक अबाउट अ मटेरियल फैक्ट दैट इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। या लीगल टर्म में मिस्टेक हम कहते हैं कि जब एक पार्टी या दोनों पार्टी ऐसे गलती करें एक मटेरियल फैक्ट के रिगार्डिंग, जो मटेरियल फैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है। यानी कि कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग किसी फैक्ट का मालूम ना होना दोनों पार्टी में से किसी को, यानी कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्टी होते हैं, वन एंड सेकेंड, दोनों पार्टी को मैटर के फैक्ट मालूम ना हो या उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ की हकीकत मालूम ना हो, उसके बावजूद वो दोनों एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर लें। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मिस्टेक को सेक्शन 20 में इस तौर पर डिफाइन किया है कि जहाँ पर दोनों पार्टीज़ यानी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पार्टीज़ ऐसे गलती के अंदर हों किसी चीज़ के फैक्ट के रिगार्डिंग, और वो फैक्ट एक एग्रीमेंट के सही होने के लिए ज़रूरी होता है। मतलब ये है कि कोई चीज़ है और उस चीज़ के फैक्ट के बारे में दोनों पार्टी को इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद दोनों क्या है, एग्रीमेंट में आ जाए या कॉन्ट्रैक्ट कर लें, इसी को हम कहते हैं मिस्टेक। इसलिए कहा जाता है कि अगर दोनों पार्टी गलती के अंदर हो, यानी कि दोनों पार्टी ने गलती किया हो किसी मैटर ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग, तो ऐसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड नहीं कहलाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हैव अ लुक। If a buyer purchases a painting thinking it is an original but it turns out to be a replica, this would be considered a mistake. एग्जाम्पल ये है मिस्टेक का कि अगर एक बायर है जो पेंटिंग को ये ख्याल करते हुए परचेज करता है कि ये पेंटिंग ओरिजिनल है, और ये बिलीव दोनों पार्टी का है, दोनों पार्टी ये बिलीव करता है, यानी कि बायर जो पेंटिंग को खरीद रहा है ये समझते हुए कि ये पेंटिंग ओरिजिनल है, मगर बाद में पता चलता है कि ये पेंटिंग क्या है, रेप्लिका है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिस्टेक कहेंगे। और मिस्टेक से क्या होता है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो गाइस ये था मिस्टेक, जहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड मिस्टेक के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, और जबकि कोहर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के द्वारा किए गए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कंसीडर किया जाता है। तो गाइस आज के सेशन में हमने उन सारे टर्म्स को विद एग्जांपल डिस्कस किया जो टर्म्स एक कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं। तो गाइस आज के सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।